नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। काशीवासियों को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, जिसमें उन्होंने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 3 हवाई अड्डों, रीवा हवाई अड्डे, माया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का शुभारंभ किया। इस पर 220 करोड़ से अधिक की लागत आई और इससे इनकी संयुक्त क्षमता सालाना 2 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों की होगी। प्रधानमंत्री ने 4 हवाई अड्डों, वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार की आधारशिला रखी। वाराणसी हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ की लागत से रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन निर्माण से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1,550 करोड़ रुपए की लागत से नए सिविल एन्क्लेव बन जाने के बाद यात्रियों को बेहद आसानी होगी। बीते 1 दशक में देश में आधुनिक इंफ्रा निर्माण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक हवाई अड्डों से यात्रियों को सुविधा के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं पर काम शुरू होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी यूपी को खस्ता सड़कों के ताने मिलते थे, आज उसकी पहचान एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों से है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर, महिला आरक्षण कानून और 3 तलाक से मुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगाया। वाराणसी दौरे के दौरान हवाई अड्डा परियोजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, धार्मिक स्थल विकास और खेलों से जुड़ी 6,700 करोड़ की कुल 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि नई सुविधाएं उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। वाराणसी और आसपास के लोगों के लिए रविवार का दिन स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी सुविधा को साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजी शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया। श्री काची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट की इस इकाई से लोगों को नेत्र रोगों के उपचार की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी से आशीर्वाद लिया। बीते 1 दशक में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने काशी में हुए कामों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों में पूर्वांचल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है।
अपने संबोधन में कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी ने विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी हर दिन बढ़ रही है, ये नई विकास कार्य यहां कई हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 10 वर्षों में अकेले काशी में 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया, जिसमें से लगभग 34,000 करोड़ की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 10,000 करोड़ से अधिक राशि की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। राजद ने हेमंत सोरेन से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हमारी पार्टी की झारखंड के 20 से 22 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। उन्होंने कहा कि 12 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर बात नहीं बनी तो आरजेडी झारखंड में अकेले चुनाव भी लड़ने पर विचार कर सकती है। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है, वहीं एनडीए झारखंड में पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी ने चतरा सीट के लिए गठबंधन का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि पार्टी ये सीट जरूर जीतेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आजसू की पहली सूची के अनुसार सिल्ली से पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गोमिया से लंबोदर महतो, जुगसलाई से रामचंद्र साहिस और मांडू से निर्मल महतो को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी। भाजपा के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित 99 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। भाजपा की पहली सूची में कुल 13 महिला उम्मीदवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर से टिकट दिया गया। वहीं श्वेता विद्याधर महाले को चिखली से चुनाव मैदान में उतारा गया। मेघना बोर्डीकर को जिंतूर से, अनुराधाताई अंतुल चौहान को फूलंबरी से टिकट मिला। सीतामाई महेश हीरे को नासिक पश्चिम से, सुलभा कालू गायकवाड़ को कल्याणपुर से, मंदा विजय महात्रे को बेलापुर से टिकट दिया गया। मनीषा अशोक चौधरी को दाहिसर से, विद्या जयप्रकाश ठाकुर को गुरेगांव से, जबकि माधुरी सतीश मिसाल को पार्वती से प्रत्याशी बनाया गया। मोनिका राजीव राजले को शेगांव से, प्रतिभा पचपूते को श्रीगोंडा से और नमिता मुंदड़ा को कैज एससी सीट से उम्मीदवार बनाया गया। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के बीच जश्न का माहौल है और सभी उम्मीदवार चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही जीतेगी। घाटकोपर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा, मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहां कई विकास कार्य कर रहा हूं और यहां के लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। नागपुर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर भाजपा नेता कृष्ण पंचम खोपड़े ने कहा कि निश्चित रूप से पूर्व नागपुर से में भाजपा ही झंडा फहराएगी। पार्वती विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर भाजपा नेता माधुरी मिसाल ने कहा कि मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे चौथी बार काबिल समझते हुए टिकट दिया। मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी और हम पार्वती विधानसभा में जीत हासिल करेंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इसमें भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट शामिल। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट के बाद विस्फोट वाली जगह पर सफेद धुआं देखा गया। रोहिणी धमाके की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूरे इलाके को खाली करवाया गया और मैपिंग की गई। एफएसएल टीम ने भी रोहिणी में घटनास्थल का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी ब्लास्ट की टीमें हादसे की जांच में जुटी।
रोहिणी में घटनास्थल के आसपास तमाम दुकानों की सीसीटीवी वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ब्लास्ट में शामिल अपराधी का पता लगाया जा सके। और यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रोहिणी में सुरक्षा एजेंसियों ने मौके से सफेद पाउडर के सैंपल भी बरामद किए। डॉग स्क्वाड भी पुलिस के साथ मौके पर नजर आए। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ब्लास्ट को लेकर हमला बोला और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उधर दिल्ली पुलिस PRO संजय त्यागी ने कहा कि फॉरेंसिक विभाग, क्राइम ब्रांच टीम और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली में दिवाली से पहले हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसी अलर्ट पर है। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित CRPF स्कूल के पास हुए धमाके की जांच की जिम्मेदारी अब केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। इस बीच स्कूल ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों से ब्लास्ट पर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया और बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट की बहु एजेंसी जांच चल रही है। वो जांच की प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को सजा मिलेगी। मौसम के बदलते तेवरों के बीच दिल्ली और दिल्ली NCR में भीषण वायु प्रदूषण देखने को मिला। बीते कई दिनों से दिल्ली के दर्जनों सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के एयर बुलेटिन के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का AQI 278 रहा। मुख्य प्रदूषण PM 10 रहा। फरीदाबाद का AQI 192, गाजियाबाद का 253, ग्रेटर नोएडा का 154, गुरुग्राम का 176 और नोएडा का 229 रहा। आनंद विहार में प्रदूषण इमरजेंसी स्तर पर पहुंच गया। यहां AQI 453 रहा। दिल्ली NCR में 10 जगहों पर AQI बेहद खराब रहा। वहीं 23 जगहों पर प्रदूषण खराब स्तर पर और 2 जगहों पर सामान्य स्तर पर रहा। दिल्ली वासी प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां कमोबेश हर रोज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहीं यमुना का पानी सफेद दूधिया झाग में बदल चुका है। आगामी छठ त्योहार से पहले एक और जहां दिल्ली की आबोहवा हर रोज और जहरीली होती जा रही है, तो वहीं राजधानी की दुर्दशा को लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।
भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि पिछले 10 सालों से अक्टूबर से फरवरी तक दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं करती। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अक्टूबर के महीने में दिल्ली में AQI का स्तर 300 तक पहुंचना अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। यमुना में प्रदूषण को लेकर भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके वादे की याद दिलाई। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हम दिल्ली में सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स लागू कर रहे हैं और हमने कर दिए हैं। PWD, NCD सभी अपने रिसोर्सेज लगाकर प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी मिलकर साथ आए तो प्रदूषण का समाधान हो सकता है। वहीं प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने कहा है कि पराली जलाने पर अंकुश लगाया जा रहा है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने ममता सरकार को सोमवार तक की समय सीमा दी गई, अन्यथा पूरा स्वास्थ्य तंत्र बंद करने की धमकी दी। उधर कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भी पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने अपने कॉन्सर्ट के दर्शकों से अनुरोध किया कि वो समापन गीत के बाद ताली न बजाएं। श्रेया घोषाल के द्वारा गाया जाने वाला गीत बंगाली में था और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पीड़िता को समर्पित था। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आतंकी हमले की घटना सामने आई। यहां गुंड इलाके में जेडमोट सुरंग के कैंप साइट के पास आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। फायरिंग में 2 से 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। दिल्ली में संस्कृति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि सांस्कृतिक प्रशासक होना कोई आसान कार्य नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को सिंगापुर में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत के युवाओं को कुशल बनाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर प्रकाश डाला। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि उड़ान योजना के तहत लगभग 1.44 करोड़ लोग सफर कर चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त सचिव ने कहा कि उड़ान योजना के तहत अब तक 601 मार्गों पर उड़ान भरी गई। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रूमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की। प्रोफेसर रूमर ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने काफी बढ़ावा दिया। सरकार का बड़ा फैसला, CSR का पैसा इंटर्नशिप स्कीम पर खर्च कर सकेंगी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा। EPFO से जुड़े 18 लाख से ज्यादा मेंबर, नए सदस्यों की संख्या में भी आया उछाल। EPFO डेटा के अनुसार वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। शहरी खुदरा विक्रेताओं को सरकार ने सस्ती घरेलू नेचुरल गैस की आपूर्ति में 20% की कटौती की। सरकार के इस कदम से CNG के दाम में हो सकती है बढ़ोतरी। करवा चौथ के अवसर पर व्यापार में तेजी से कारोबारियों में रहा उत्साह। 22,000 करोड़ रुपए तक कारोबार होने की उम्मीद। पिछले वर्ष 15,000 करोड़ रुपए का था यह कारोबार। डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी SMPP लिमिटेड लाएगी 4,000 करोड़ रुपए का IPO। सेबी को सौंपे दस्तावेज। कंपनी हथियार फैक्ट्री के डेवलपमेंट पर खर्च करेगी पैसा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में मिडिल क्लास बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ रहा है पेट्रोकेमिकल सेक्टर। देश में आएगा 87 अरब डॉलर का निवेश। इंटरनेशनल मार्केट में रविवार को कच्चा तेल रहा $73 की पार। ब्रेंट क्रूड 73.06 डॉलर प्रति बैरल, जबकि WTI क्रूड 69.22 डॉलर प्रति बैरल पर किया गया कारोबार। भारत के सभी महानगरों में स्थिर रही पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 4 कंपनियों का बढ़ गया एमकैप। ICICI और HDFC बैंक रहे टॉप गेनर। दिवाली से पहले सरकार ने रेलवे से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को दिया तोहफा। भारतीय रेलवे स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 65 साल से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से रखिएगा काम पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका से होंगी बेहतर। मार्ग और रेलवे माल ढुलाई की लागत को कम करने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजरायल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों दहियाह पर कम से कम 10 हवाई हमले किए, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख दफ्तरों का गढ़ है। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी और कहा कि उनकी हत्या का प्रयास
हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह हमला उन्हें युद्ध जारी रखने से नहीं रोक पाएगा। इजरायल के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ईरान ने इस घटना से हाथ होने से इनकार किया। इजरायली विदेश मंत्री ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह तो केवल एक मोहरा है जिसे ईरान ने बनाया, पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और अपने काम करवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। इजरायल के लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई जारी। IDF का कहना है कि उसके लड़ाकू विमानों ने रविवार सुबह हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के एक कमांड सेंटर और बेरूत में एक भूमिगत हथियार मैन्युफैक्चरिंग साइट को तबाह किया। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह का डेप्यूटी लीडर और संगठन के उपमहासचिव नईम कासिम इस समय ईरान में है। करीब हफ्ते पहले वो ईरानी प्लेन से लेबनान से भागने में कामयाब रहा। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए GG न्यूज। छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। एक और जहां हमास कमांडर यान्हा सिनवार की मौत को इजरायली सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र होकर सरकार से युद्ध विराम और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग करने लगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि सिनवार की हत्या से मिले अवसर का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सकुशल घर वापसी के लिए प्रयास करने चाहिए। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के 95 कैदियों को सौंप दिया। सैनिकों की अदला बदली के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ यूक्रेनी युद्धबंदियों की अदला बदली काम आगे भी जारी रहेगी। इन सैनिकों की अदला बदली में संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यूक्रेनी संसद के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्री लुबिनेट्स ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से यह 58वीं रिहाई है और इसके साथ ही स्वदेश वापस लौटे कैदियों की कुल संख्या 3767 हो गई। इटली में आयोजित G7 की रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि इजरायल लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास हमलों को कम करे। प्रोबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह में 40 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के सैपेलो द्वीप पर एक फेरी प्लेटफॉर्म के ढहने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा जश्न मनाने के लिए अधिक लोगों के जुटने से हुआ। इटली के सिसिली के लिकाटा में बाढ़ के पानी से एक व्यक्ति को एयरलिफ्ट कराया गया। क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिससे भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। भारत ने हांगकांग में आयोजित एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 11 पदक अपने नाम किए। दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में विभिन्न आयु वर्ग के 35,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
कश्मीर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का गवाह बना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 12वें सुल्तान जोहर कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 6-4 से हरा दिया। अब भारतीय टीम 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया से खेलेगी। न्यूजीलैंड ने भारत को बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 107 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केरल के तिरुवनंतपुरम में साई त्रिवेंद्रम गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज। दोनों पर अपनी एरोटिक सीरीज गंदी बात में एक नाबालिग लड़की के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने के आरोप लगे। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप की मां सरोज संजीव की 83 वर्ष की उम्र में निधन। सरोजा संजीव बढ़ती उम्र के कारण कुछ समय से बीमार चल रही थी। फिल्म लेखक और गीतकार मंगेश कुलकर्णी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मंगेश कुलकर्णी ने मराठी और हिंदी भाषा में लिखे हैं कई मशहूर गाने। मुंबई में आयोजित रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा को आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। उन्होंने ये अवार्ड अपनी मां नीता अंबानी और बेटी आदिया को किया समर्पित। और शाहरुख खान की पत्नी गौरी को बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर और कृति सेनन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अनन्या पांडे से लेकर गौरी खान तक अवार्ड शो में सबने बिखेरे अपने जलवे। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आपको बता दें कि आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।